विजयनगर के जंगल में रहस्यमय घटनाएं हो रही थीं। राजा विक्रमसेन ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने सबसे बहादुर शिकारी वीरेंद्र को चुना, लेकिन ये जंगल वीरेंद्र की बहादुरी का अंत बन गया। वीरेंद्र, तुम राज्य के सबसे साहसी शिकारी हो। हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम सौंप रहे हैं। हमारे पश्चिमी जंगल में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। वहां से लौटने वाले लोग कहते हैं कि जंगल में कोई चालाक प्राणी है जो इंसानों को गायब कर देता है। महाराज, मैं आपका हुक्म मानने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी आपसे गुजारिश है कि क्या आपके सैनिक कोई सुराग नहीं ला सके क्या? असफल रहे हमारे सैनिक। जो लौटे हैं वो बेचारे डरे हुए हैं। हमें तुम्हारी बहादुरी पर भरोसा है। तुम्हें इस रहस्य का अंत करना होगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हम अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस कार्य को पूरा करेंगे महाराज। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आज तुम्हें दरबार में इतनी देर क्यों हुई? क्या राजा ने कोई आदेश दिया? हाँ सुमति, मुझे राजा ने एक विशेष कार्य सौंपा है। पश्चिमी जंगल में जो रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं, उनका पता लगाने के लिए मुझे जंगल जाना होगा। तुम जानते हो कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें अब इस तरह खतरनाक जगहों पर नहीं जाना चाहिए। देखो सुमति, ये मेरा कर्तव्य है। राजा और राज्य का मुझ पर भरोसा है। मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा भला? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा बच्चा तुम्हें पिता के रूप में खो देगा। सुमति, ए सुमति, मैं वादा करता हूँ रे, मैं तेरे पास लौट के आऊंगा। और देखना, हमारी संतान को मुझ पर गर्व होगा रे। नहीं, ऐसे नहीं रोते सुमति, है ना? शांत हो जा। वीरेंद्र अगले दिन जंगल के लिए निकल पड़ा। उसका साहस उसे जंगल के गहरे रहस्य के करीब ले जा रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं राजा विक्रमसेन का शिकारी हूँ और इस जंगल में रहस्य का पता लगाने आया हूँ। तुम कौन हो? ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। यहाँ आने वाले वापस नहीं लौटते। सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, लेकिन अगर तुम अड़े हो तो भैया जाओ। तुम्हारा सामना अदृश्य शक्तियों से होगा, ध्यान रखना। ऐसा है कि मैं किसी से नहीं डरता। मेरा काम है सच्चाई का पता लगाना, और वो मैं करके रहूंगा। कौन है जो मेरे जंगल में आया है? मैं राजा विक्रमसेन का सैनिक हूँ और मैं तुम्हारी चालबाजियों का अंत करने के लिए आया हूँ, समझे? तुम्हारा राजा भी कमजोर है और तुम भी। ये जंगल मेरा है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। तुम मुझे नहीं जानती। मैं हूँ वो शिकारी जिसका निशाना कभी खाली नहीं गया। रुक जाओ। इतना बोलकर वीरेंद्र ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया।
मगर तारा वीरेंद्र से कहीं ज्यादा तेज थी। अगले ही पल तारा की आंखों से रंग बिरंगी रोशनी वीरेंद्र के शरीर पर पड़ने लगी और उसके शरीर में आग लग गई। वीरेंद्र बुरी तरह से दर्द से चीखने लगा। निशाना तो तुम जब लगाते जब तुम मेरे वार से बच पाते। तुम्हें उस मूर्ख राजा की बातों में नहीं आना चाहिए था। कुछ ही देर में वीरेंद्र जलकर राख हो गया और तारा वहाँ से गायब हो गई। जब वीरेंद्र कई दिनों तक वापस नहीं आया तो राजा विक्रम समझ गया कि वीरेंद्र अब संसार में नहीं रहा। राजा विक्रम गहरे दुख में डूब गया। कुछ दिन बाद राजा विक्रम अपने मंत्री जगन्नाथ से बोला। हाँ, अरे हमारी तो समझ में नहीं आता मंत्री जगन्नाथ कि उस जंगल का आखिरकार रहस्य क्या है। उस जंगल की वजह से हमने अपने प्रिय साथी, जो कि एक बेहतरीन शिकारी था, अरे उसे खो दिया है। हाँ महाराज, बात तो आपकी सही है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा बुरा तो वीरेंद्र के गर्भवती पत्नी का लग रहा है। वीरेंद्र का बच्चा अभी अपनी माँ की कोख में है और वो तो बेचारा जानता भी नहीं कि उसका पिता जंगल में किसी अदृश्य शक्ति के हाथों मारा गया। हाँ, और यही बात तो हमें खाए जा रही है और हमें तो ऐसा महसूस होता है कि वीरेंद्र की मौत का जिम्मेदार तो सिर्फ मैं हूं, मैं। अरे काश हमने उसे जंगल भेजा ही नहीं होता। शांत हो जाइए महाराज, शांत। अपने ऊपर दोष मत दीजिए महाराज, यह वीरेंद्र की नियति थी। मुझे विश्वास है कि एक दिन जंगल का रहस्य खोलकर सबके सामने आ ही जाएगा। निश्चिंत रहिए महाराज। इतना बोलकर मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम के कक्ष से बाहर निकल गया। मंत्री जगन्नाथ के कक्ष से बाहर निकलते ही अचानक राजा विक्रम के कानों में किसी स्त्री की आवाज टकराई। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि जादूगरनी तारा की थी। तेरा प्रिय साथी शिकारी तो अपने अंजाम तक पहुंच गया, अब तेरे अंजाम तक पहुंचने की बारी है। आवाज को सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंककर इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। हाँ? कौन कौन हो तुम? अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आओ। कौन हो तुम? मूर्ख राजा, चालाक और शातिर खिलाड़ी के कभी सामने नहीं आते। अगले ही पल राजा विक्रम के शरीर में आग लग गई और वो बुरी तरह से चीखने लगा। कुछ ही देर में राजा विक्रम जलकर राख हो गया। राजा विक्रम की मौत से उसकी पत्नी यशोदा अंदर तक टूट गई। कुछ दिन बाद मंत्री जगन्नाथ रानी यशोदा से बोला। महारानी महारानी महारानी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इस दुख की घड़ी में आपको यह भी देखना है कि महाराज ने अपने पीछे एक राज्य को भी छोड़ा है जो अनाथ महसूस कर रहा है। अगर आप इस तरह से टूट जाएंगी तो यह हमारे राज्य के लिए सही नहीं होगा। शांत हो जाइए महारानी, शांत हो जाइए। महाराज के जाने का दुख मुझे भी है, शांत हो जाइए। तो आप क्या चाहते हैं मंत्री जी? मैं क्या करूं? मेरे पति का रहस्यमय परिस्थिति में मर जाना मेरे लिए बहुत दुख की बात है। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं अपने इकलौते पुत्र आदित्य को, जो कि अभी केवल 2 वर्ष का है, जब बड़ा हो जाएगा तो उसे क्या जवाब दूंगी। महारानी यशोदा, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। मत भूलिए कि महाराज का प्रिय साथी वीरेंद्र शिकारी भी जंगल में रहस्यमय परिस्थितियों में मारा गया। उसकी पत्नी भी गर्भवती है। उसके बच्चे ने तो अभी इस संसार में जन्म भी नहीं लिया। उसकी पत्नी के दिल पर भला क्या बीत रही होगी, यह भी सोचिए। मंत्री जगन्नाथ की बात सुनकर रानी यशोदा मंत्री जगन्नाथ की ओर गौर से देखती हुई बोली। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ मंत्री जी। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए। महारानी, राजा विक्रम के बाद सिंहासन खाली है
और खाली सिंहासन दूसरे राज्यों की नजरों में बहुत जल्दी आ जाता है। आपका पुत्र राजकुमार आदित्य अभी केवल 2 वर्ष का है और राजा विक्रम का कोई भाई भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं सिंहासन की बागडोर संभाल लें महारानी। ये सुनकर रानी यशोदा बुरी तरह से चौंक पड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जगन्नाथ? इस तरह से चौंकिए मत महारानी। और महारानी, मैं सही कह रहा हूं, आपको सिंहासन की बागडोर संभाल लेनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप राज्य को राजा विक्रम की तरह बहुत ही कुशलता पूर्वक चला सकती हैं। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी किसी रानी ने सिंहासन संभाला है तो उसने इतिहास ही बनाया है। निश्चिंत रहिए महारानी। मंत्री जगन्नाथ की बात सुनकर रानी यशोदा गहरी सोच में डूबती हुई मंत्री जगन्नाथ से बोली। ठीक है मंत्री जी, अगर मेरी नियति में यही लिखा है तो यही सही। उस दिन के बाद से रानी यशोदा ने सिंहासन की बागडोर संभाल ली। कुछ समय बाद सुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने पुत्र का नाम अर्जुन रखा। समय बीतने लगा। अर्जुन अपने पिता वीरेंद्र की कहानियां सुनकर बड़ा होने लगा। 10 वर्ष की आयु में अर्जुन ने अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पहला सवाल किया। माँ, सब कहते हैं कि मेरे पिता बहुत बहादुर थे, लेकिन वो हैं कहाँ? वो कभी वापस क्यों नहीं आए? तुम्हारे पिता वीरेंद्र इस राज्य के सबसे बहादुर शिकारी थे। राजा विक्रम ने उन्हें जंगल की रहस्यमयी घटनाओं का पता लगाने भेजा था, लेकिन वो कभी लौटकर नहीं आए। जंगल? क्या हुआ वहाँ? मैं नहीं जानती। इस जंगल ने तुम्हारे पिता को मुझसे छीन लिया। माँ, मैं बड़ा होकर ना जंगल जाऊंगा। मैं पिता की मौत का कारण ढूंढूंगा और उनकी तरह बहादुर बनूंगा, देख लेना। अर्जुन अपने पिता की बहादुरी को आदर्श मानकर बड़ा होने लगा। 18 वर्ष की आयु में वो एक साहसी और कुशल योद्धा बन चुका था। उसने ठान लिया था कि वो जंगल जाएगा और अपने पिता की मौत का रहस्य सुलझाएगा। अर्जुन, मुझे तुम्हें खोने का डर है। तुम्हारे पिता की तरह तुम मेरी पूरी दुनिया हो। माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास लौटूंगा और पिता के नाम को फिर से जीवित करूंगा। निश्चिंत रहो माँ। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन को भयावह माहौल महसूस होने लगा, जिसे उसके पिता ने भी अनुभव किया था। लेकिन अर्जुन के इरादे मजबूत थे। अरे 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 अरे, तुम्हारी चाल ढाल तो उसी शिकारी के जैसी लगती है जो बरसों पहले यहाँ पे आया था। कौन हो तुम? मैं अर्जुन हूँ, उसी शिकारी का पुत्र हूँ। मैं अपने पिता की मौत का रहस्य सुलझाने के लिए आया हूँ। ओ, तो ये बात है। तुम्हारा पिता बहुत बहादुर था, लेकिन बहुत जल्दबाज था। उसने मेरी चेतावनी नहीं मानी। जंगल में जो कुछ है वो इंसानों से परे है। हाँ, मैं रहस्य को उजागर करके रहूंगा बाबा, आप निश्चिंत रहिए। हाँ तो ठीक है, सुनो। यहाँ से कुछ दूर एक खंडहर है। वहाँ तुम्हें एक औरत मिलेगी। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। बरसों पहले मैं तुम्हारे पिता को यही बात तो बताना चाहता था, मगर वो मेरी पूरी बात सुने बगैर मुझे नजरअंदाज करके चला गया था। हाँ। इतना बोलकर बूढ़ा अपना हाथ आड़ी टेढ़ी दिशा में घुमाने लगा।
अगले ही पल उसके हाथ में रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ एक तीर आ गया। ये देखकर अर्जुन बुरी तरह से आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे वाह, आप तो कोई जादूगर मालूम होते हैं बाबा। हाँ, मैं कौन हूँ इस बात का तुम्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। फिलहाल ये लो, तुम ये तीर रख लो। तुम्हें खंडहर में तारा नाम की औरत मिलेगी। तारा ने तुम्हारे पिता की हत्या की थी। वो तुम्हारे ऊपर अपने जादू की शक्ति से वार करेगी। तुम्हें इस तीर को अपने धनुष में चढ़ाकर उसके जादुई वार को रोकना होगा। ऐसा करते ही वो डर जाएगी और वहां से गायब हो जाएगी। तुम उस खंडहर की जांच पड़ताल करना। उसके बाद तुम्हें आगे क्या करना है ये मैं बताऊंगा। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब हो गया। तुम्हारे पिता भी यहाँ आए थे और तुम्हारी तरह ही बहादुर होने का दिखावा करते थे, लेकिन अंत में क्या हुआ? तारा, मुझे पता है कि तुमने मेरे पिता को मारा है। अब तुम्हारा अंत करने का समय आ गया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मूर्ख, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूं। असली खेल किसी और का है। हाँ, तो कौन है वो? बताओ मुझे, कौन है? अर्जुन उस खंडहर के बाहर आ गया। बाहर वही बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। अर्जुन सारी घटना बताते हुए उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, बाबा, उस दरवाजे के पीछे क्या है? मुझे बताओ, इसे कैसे खोलूं? आखिर उस गुप्त दरवाजे का क्या रहस्य है बाबा? अर्जुन, वो दरवाजा यशोदा के जादू से बंद है। उसे खोलने का मंत्र केवल यशोदा जानती है। हाँ। ये सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? वो तो महाराज विक्रम की पत्नी है। हाँ, उसने अपने पति राजा विक्रम को धोखा दिया और तारा के साथ मिलकर ये साजिश रची है, समझे? क्या? आखिर तारा का और महाराज विक्रम की पत्नी यशोदा का संबंध क्या है? बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही रहस्यमयी अंदाज में अर्जुन की ओर देखकर बोला, तारा और यशोदा दोनों सगी बहनें हैं, मगर इस बात को राजा विक्रम नहीं जानता था। सच तो ये है अर्जुन कि राजा विक्रम ने यशोदा के साथ प्रेम करके विवाह किया था और वर्षों पहले राजा विक्रम इसी जंगल में शिकार करने आया था, जहां उसकी मुलाकात यशोदा नाम की एक सुंदर स्त्री से हुई। राजा विक्रम पहली ही नजर में यशोदा को दिल दे बैठा और उसे पत्नी बनाकर अपने महल ले गया, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी यशोदा एक महत्वाकांक्षी औरत थी, जो राजा विक्रम की पत्नी बनकर राज्य की सत्ता संभालने का सपना देखने लगी। वो अपने मन की बात राजा विक्रम से नहीं कह सकती थी, इसीलिए उसने क्या करा कि उसने अपनी बहन तारा का साथ लिया। तारा, जो कि काले जादू की प्रक्रिया में माहिर जादूगरनी थी, सबसे पहले तारा ने अपनी जादू की शक्ति से इस जंगल में और लोगों को अपने काले जादू की शक्ति से मारकर गायब करना प्रारंभ कर दिया। और क्या हुआ इससे कि पूरे राज्य में भय फैल गया कि कोई चालाक प्राणी लोगों को गायब कर रहा है। राजा विक्रम इस साजिश को समझ नहीं पाया।
अब राजा विक्रम की पत्नी यशोदा को लगा था कि राजा विक्रम स्वयं जंगल में पता लगाने के लिए जाएगा, मगर राजा विक्रम ने अपने साथी वीरेंद्र को चुना। तारा ने वीरेंद्र को मार दिया। अब यशोदा समझ गई कि राजा विक्रम एक चालाक व्यक्ति है और फिर उसने महल में ही काला जादू करना प्रारंभ कर दिया और अपने काले जादू की शक्ति से ही राजा विक्रम को महल में ही जलाकर राख कर दिया। अब राजा विक्रम के मरने के बाद मंत्री जगन्नाथ ने रानी यशोदा को सत्ता संभालने के लिए कहा, जो कि यही तो चाहती थी और हो गया। अर्जुन, सच तो यह है कि यशोदा और तारा दोनों ही माहिर जादूगरनियां हैं और वो दोनों डायने हैं, और मुझे विश्वास है कि सत्ता के लालच में यशोदा अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को भी जीवित नहीं छोड़ेगी, क्योंकि डायने अक्सर अपने पुत्र को भी खा जाया करती हैं। और ये कौन है? डायन ही तो है, डायन। ओ, ये बात है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई बाबा, आप इन सब के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वो बूढ़ा एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। हाँ? आप कौन हैं? मैं इस जंगल में रहने वाला जंगल का देवता हूँ। तुम मुझे वन रक्षक भी कह सकते हो। अब देर मत करो, तुम्हें मेरा रहस्य पता लग गया है। आओ, आओ मेरे साथ। इतना बोलकर वन रक्षक अर्जुन को उसी खंडहर के अंदर लेकर आ गया जहाँ पर वो गुप्त दरवाजा था। वन रक्षक अर्जुन की ओर देखकर बोला, इस दरवाजे के पार राजा विक्रम का महल है, जो तारा और यशोदा ने अपनी जादुई शक्तियों से बनाया था ताकि वो दोनों आसानी से महल में आ जा सकें। मैं इस दरवाजे को खोल देता हूं। जैसे ही मैं ये दरवाजा खोलूंगा, तुम इस दरवाजे के अंदर चले जाना। तुम सीधे यशोदा के कमरे में प्रवेश करोगे, जहां पर तुम्हें तारा भी मिलेगी। लेकिन याद रखना, जो तीर मैंने तुम्हें कुछ देर पहले दिया था, तुम्हें उस तीर से सीधे यशोदा के ऊपर वार करना है। तीर जैसे ही यशोदा के शरीर पर लगेगा, यशोदा के शरीर में आग लग जाएगी, मगर उसके साथ साथ तारा के शरीर में भी आग लग जाएगी और उन दोनों का खेल वहीं समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर वन रक्षक ने उस गुप्त दरवाजे पर अपना हाथ रख दिया। उसके हाथ रखते ही दरवाजा खुल गया। जाओ, इसके अंदर प्रवेश कर जाओ, जाओ। अर्जुन ने जैसे ही उस दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, अचानक उसने अपने आप को यशोदा के कक्ष में पाया। अर्जुन ने देखा कि तारा और यशोदा दोनों वहां मौजूद थीं। यशोदा का चेहरा क्रूरता से दमक रहा था। अर्जुन गुस्से से यशोदा से बोला, यशोदा, राजा विक्रम और मेरे पिता को तुमने धोखा दिया। मैं तुम्हारे इस खेल का अंत करूंगा। अर्जुन, तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए और मारे गए। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? ये लड़ाई मेरे पिता के न्याय के लिए है और मैं इसे किसी भी हाल में जीतूंगा। मूर्ख बच्चे, मेरा पति राजा विक्रम अभी तक मेरे खेल को नहीं समझ पाया। चिंता मत कर, चिंता मत कर। तुझे मारने के बाद तेरी सच्चाई सारे राज्य के सामने आ जाएगी। ये सब तो जब होगा जब तू जीवित बचेगा। तेरा पिता भी एक माहिर शिकारी था, वो मेरे वार से नहीं बच पाया। तुझे क्या लगता है कि खंडहर में तूने कुछ देर के लिए मुझे मात क्या दे दी तो तू मुझे हरा देगा? तारा ने इतना कहा ही था कि तभी अर्जुन ने वन रक्षक का दिया हुआ तीर अपने धनुष पर चढ़ा दिया और सीधा वार यशोदा के शरीर पर कर दिया।
तीर यशोदा के शरीर से स्पर्श होते ही यशोदा के शरीर में आग लग गई। तारा की आंखों में भय झलकने लगा था। अगले ही पल तारा के शरीर में भी आग लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गईं। उन दोनों के राख होते ही राजकुमार आदित्य और मंत्री जगन्नाथ वहां आ पहुंचे। अर्जुन उनसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी मंत्री जगन्नाथ अर्जुन से बोले, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है अर्जुन, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वीरेंद्र शिकारी के पुत्र हो। कुछ देर पहले क्या हुआ था मैंने और राजकुमार आदित्य ने अपनी आंखों से सब देख लिया है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी मां ने ही मेरे पिता की हत्या की थी। अर्जुन मंत्री जगन्नाथ और राजकुमार आदित्य को सारी घटना बताते हुए बोला। तारा और यशोदा जादूगरनियां थीं। वो दोनों डायने थीं। इतना बोलकर अर्जुन आदित्य से बोला, आदित्य, मुझे विश्वास है कि अगर तुम्हारी मां जीवित होती तो वो तुम्हें कभी इस राज्य का राजा बनने नहीं देती, और अगर तुम कभी इस राज्य का राजा बनने की उनसे बात करते तो वो तुम्हें भी अपने जादू की शक्ति से तुम्हारे पिता की तरह मार देती। अर्जुन की बात सुनकर राजकुमार आदित्य ने अपनी गर्दन नीचे कर ली, क्योंकि वो जानता था कि अर्जुन का एक एक शब्द सच्चा है। अर्जुन विजयी मुस्कान लेकर अपने घर लौट आया।